अलीज़ा टॉक के मुआज़्ज़ज़ सामेईन को अलीज़ा कमल का सलाम। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी बाहिम्मत ख़वातीन देखी हैं, लेकिन आज जिस ख़ातून की मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, वो हिम्मत और हौसले में बेमिसाल निकली है। जब वो ऑफिस में पहले दिन आई थी, तो हम सब ने समझा कि वो एक कुंवारी दोशीज़ा है। वो इंतहाई खूबसूरत, मासूम और हसीन लड़की थी। उसने अपने काम की सलाहियत से जल्द खुद को एक काबिल लड़की मनवाया, लेकिन अक्सर वो हमें अपने बॉस की वजह से काफी परेशान नजर आती थी। हमारे ऑफिस का एक उसूल था कि हर 6 माह बाद मुलाजमीन की जगह बदली जाती थी। एक बार वो मेरे साथ आकर बैठी। उस अरसे में मैंने उसको जाना और उसकी हकीकत जानकर मैं दंग रह गया। वो जो हर वक्त खामोश और अपनी दुनिया में मगन रहती थी, जब मेरे करीब आकर बैठी तो हमें एक दूसरे को जानने का मौका मिला। मुझे वो अपने काम करने के अंदाज और आदात से एक बेहतरीन लड़की मालूम हुई। शुरू में तो वो मुझसे बहुत ही कम बात करती थी, लेकिन फिर शायद उसको मेरी फितरत का भी अंदाजा हुआ, तो वो कुछ अरसे बाद मुझसे घुलने मिलने लगी। एक दिन तो मेरी हैरत की इंतहा ना थी जब मैंने उसे पूछा कि सारा, शादी का क्या इरादा है? तो वो हल्का सा मुस्कुराकर बोली, क्या मतलब नजम, ये क्या मजाक कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता कि मैं शादीशुदा हूं? उसका ये कहना था कि मेरे तो होश ही उड़ गए। क्या कह रही हो? तुम मैरिड हो? हाँ, तो और क्या। शादी को 5 साल हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। यार ना करो इतना फजूल मजाक। पर तुम मैरिड नहीं लगती, और ना आज तक तुमने अपनी शादीशुदा जिंदगी और अपने शौहर के बारे में बताया है। हम सब तो तुम्हें कुंवारी समझ रहे थे, लेकिन यहां तो सीन ही कुछ और है। वो मुस्कुरा दी। हाँ, तो अच्छी बात है ना, अपनी उम्र के मुताबिक नहीं दिखती, ये अच्छी बात है। मगर शौहर का तस्करा नहीं किया कभी। कहीं खुदा न ख्वास्ता तलाक या नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस ऑफिस में काम की हद तक हैं हम सब, इसलिए कभी खुद का तफसीली तारुफ नहीं कराया किसी को। सही है। मैं खामोश हो गया और दिल में सोचने लगा कि या खुदा, क्या अजीब वाकयात हो रहे मेरे साथ। बहुत वक्त बाद किसी लड़की को हम सफर बनाने का सोचा था, और वो भी शादीशुदा निकली। क्या हो जाता अगर वो मेरे लिए बनी होती। खैर, कुछ वक्त तक हम मामूल की गपशप करते रहे। एक दिन सारा अपने काम में गुमसुम सी लग रही थी। मैंने पूछा, खैर तो है? आज कुछ परेशान लग रही हो। तो उसकी आंखों में आंसू उतर आए। कहने लगी, नजम, अल्लाह हम अच्छे लोगों के इम्तिहान क्यों कम नहीं करता? मैंने कहा, क्योंकि वो अपने पसंदीदा बंदों को दूर नहीं जाने देता। शायद इसलिए अल्लाह अब मेरे इम्तिहान कम कर दे, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूं। मैंने पूछा, लेकिन हुआ क्या है सारा? अपने दिल की बात शेयर करो, शायद बोझ हल्का हो। वो कहने लगी, नजम, इस ऑफिस में बहुत सी लड़कियां लड़के काम कर रहे हैं, लेकिन कभी कोई ऐसा नजर नहीं आया जिससे अपने दिल की बातें कर सकूं, अपने दिल का बोझ हल्का कर सकूं। तुम वाहिद इंसान हो जिसे बात करके अंदाजा होता है कि तुम एतमाद के काबिल हो, इसलिए तुमसे अपने दिल की बात करना चाहती हूं। मैं बोला,
सारा, ये मेरी खुशनसीबी है कि तुम मुझे इस काबिल समझ रही हो। बोलो क्या हुआ है? ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने आंसुओं को अपने गले में पी रही हो और अपनी आंखों में दबाकर खुश्क करने की नाकाम कोशिश कर रही हो। बहुत सारी हिम्मत इकट्ठी करते हुए बोली, मैं एक अच्छे और शरीफ घर की लड़की थी। अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। घर में कुल 5 अफराद थे। 2 माँ बाप और 2 छोटे भाई थे। वालिदैन मेरी शादी करना चाहते थे क्योंकि वो बहुत बीमार रहने लगे थे। उनको इस बात की फिक्र होने लगी कि हमारे बाद हमारे बच्चों का क्या होगा। और हमारी बेटी जवान हो चुकी है, उसका अभी तक कहीं रिश्ता नहीं हुआ। बस अम्मी ने कई रिश्ता कराने वाली खवातीन को मेरे रिश्ते का जिम्मे लगा दिया। मैं अपने घर के काम खुद करती थी और साथ साथ यूनिवर्सिटी भी जाती थी। रिश्ते तो आते रहते थे, लेकिन जैसा रिश्ता वालिदैन चाहते थे वैसा अभी तक ना आया था। लेकिन एक दिन खुदा के करम से मेरे लिए रिश्ता आया। वो बहुत ही अच्छे लोग थे। मेरे वालिदैन को वो लोग बहुत अच्छे लगे। लड़के वालों ने मुझे देखते ही पसंद कर लिया था। उन्होंने वालिदैन से कहा, आपकी बेटी खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत सलीकामंद भी है। आपने अपनी बेटी की बहुत ही अच्छी तरबियत की है। और हमारा बेटा मोहम्मद भी बहुत अच्छा और शरीफ बच्चा है। हमें उम्मीद है आप भी हमारे बेटे को बहुत पसंद करेंगे। मेरे वालिदैन बहुत खुश हुए। उन्होंने जाते वक्त मेरे वालिदैन को अपने घर आने का कहा। जैसे ही वो लोग घर से गए, मैंने वालिदैन से कहा, अम्मी अब्बू, मेरी पढ़ाई तो मुकम्मल होने दें, उसके बाद ही मैं शादी करूंगी। कुछ ही वक्त तो रहता है, मेरी डिग्री मुकम्मल हो जाएगी, फिर बेशक शादी कर दीजिएगा। मेरी ये बात सुनकर वालिदैन खामोश से हो गए और मेरे साथ बात करना तर्क कर दी। मैंने महसूस किया कि वो परेशान हो गए हैं। मैंने फौरन से हामी भर ली और कहा, अम्मी अब्बू, आप चाहते हैं ना मैं शादी करूं, तो मुझे आपका ये फैसला कबूल है। आपका हर हुक्म सर आंखों पे। वालिदैन मेरी रजामंदी से बहुत खुश हुए और फिर अब्बू ने सर पर हाथ रखकर कहा, तुम जैसी बेटी तो खुदा सबको दे। तुम्हारा बहुत अच्छा नसीब हो। हमेशा खुश रहो बेटा। अम्मी भी बहुत खुश हुई और दुआएं देने लगी। मैं अपने वालिदैन की खुशी देखकर मुतमईन सी हुई और हंसकर अपने कमरे में चली गई। कुछ दिन गुजरने के बाद मोहम्मद के वालिदैन ने मेरे वालिदैन को अपने घर मदऊ किया। मेरे वालिदैन की मोहम्मद से मुलाकात हुई। मोहम्मद एक शरीफ सा लड़का था। शक्लो सूरत मुनासिब सी थी, लेकिन बहुत ही समझदार और हुनरमंद था। मेरे वालिदैन को मोहम्मद बहुत अच्छा लगा। वो बोले, आपने अपने बेटे की तरबियत बहुत अच्छी की है। मोहम्मद के वालिदैन खुश हुए और बोले, मतलब अब हम पूरी तरह से हाँ समझें? जी क्यों नहीं, हमारी तरफ से हाँ ही है। इस तरह मेरा रिश्ता तय हो गया। वालिदैन वापस घर आए और वालिदा ने मुझे सब कुछ तफसील से बताया। वो मुझे समझाने लगी कि बेटा लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है, शक्लो सूरत का खास नहीं है, लेकिन शरीफ है, सादा मिजाज लगा। हम काफी मुतमईन हुए हैं मिलकर। बाकी नसीब तो उस जात ने बनाना है ना। मैं ये सब सुनकर बोली, अम्मी आप मुतमईन हैं तो मुझे और क्या चाहिए। शादी की तैयारियां शुरू हुई। सब बहुत खुश थे, मैं भी बहुत खुश थी और दुआ करती कि अल्लाह ताला, मेरी जिंदगी का एक नया सफर शुरू होने जा रहा है।
मैं तेरे सुपुर्द करती हूँ सब कुछ। मेरा नसीब अच्छा करना। मैं खुश रहूंगी तो मेरे वालिदैन हमेशा सुकून में रहेंगे। आखिर वो दिन आया जिसका सबको इंतजार था। वो दिन मेरी रुखसती का था। मैं खुश तो बहुत थी, लेकिन साथ साथ उदास भी थी, क्योंकि अपने वालिदैन और भाइयों से दूर जा रही थी। शाम का वक्त था और पूरा घर सजा हुआ था। हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी। एक खूबसूरत सा समा था। सूरज ढल चुका था। रात हुई और फिर ढोल की आवाज आई। हर तरफ शोर मचा। बारात आ गई, बारात आ गई। मैं दुल्हन के रूप में सजी हुई कमरे में बैठी थी। बारात की पुकार सुनकर मैं अपनी सहेलियों और कजन्स के साथ उठकर अपने घर के टेरेस पर आ गई, क्योंकि बारात का ये नजारा मैं खुद देखना चाहती थी। खैर, सब रस्में हुई और मेरी रुखसती हो गई। मेरी नई जिंदगी का आगाज हुआ। अपने कमरे में बैठी मोहम्मद का इंतजार कर रही थी और अचानक ही कमरे का दरवाजा खुला। मैं थोड़ी घबरा गई और अपना घूंघट ठीक करने लगी। मोहम्मद कमरे में आया और आकर पास बैठा। मेरा घूंघट हटाया, मुझे देखते ही हैरान हुआ और कहने लगा, आप तो बहुत ही खूबसूरत और मासूम हो। मैं बहुत लकी इंसान हूं कि आप जैसी हसीन बीवी मेरे नसीब में है। मैं हमेशा आपको बहुत प्यार दूंगा। मैं मोहम्मद की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराई और बोली, आप भी बहुत अच्छे हैं। उम्मीद करती हूं हम दोनों हमेशा खुश रहेंगे। उसके बाद मोहम्मद ने मुझे मुंह दिखाई दी, जो कि बहुत खूबसूरत अंगूठी थी। हमने शादी के 3 साल बहुत खुश गुजारे। एक दिन वो हुआ जिसने मेरी जिंदगी को नया रुख दिया। काश मैं मोहम्मद को उस दिन शहर से बाहर जाने की इजाजत ना देती। वो अपने किसी काम से शहर से बाहर गए और वापसी पर उनको हाईवे पर रोड हादसा पेश आया। लोग उनको अस्पताल ले गए और जब मेरे पास ये खबर पहुंची तो मैं सकते में आ गई। कुछ होश आया तो फौरन अस्पताल भागी। वहां मुझ बदनसीब पर पहली कयामत गिरी। डॉक्टर ने बताया कि शुक्र अदा करें, आपके शौहर की जान बच गई है, वरना ऐसे हादसे के बाद लोगों की मौके पर जान चली जाती है। लेकिन अब आपको बहुत सब्र और हिम्मत का मुजाहिरा करना है। वो माजूर हो चुके हैं। उनकी दोनों टांगें काम करना छोड़ गई हैं। मैं ये सब सुनकर बहुत रोई, बहुत तड़पी कि ऐ मेरे मालिक, अभी कितना अरसा हुआ था शादी को और मुझ पर ये परेशानी भी आ गई। अब मैं अकेली औरत क्या करूंगी, क्योंकि मोहम्मद अपने घर का वाहिद कफील था। मैंने खुद को हौसला दिया। अस्पताल में मोहम्मद की बहुत केयर की। कुछ दिनों बाद मोहम्मद को घर ले आई। मोहम्मद की वालिदा मुझे ताने देने लगी कि तुम इतनी तो मनहूस हो, हमारे जवान बेटे को खा गई हो। मैं ये सब सुनकर बहुत रोती और तकलीफ में आ जाती कि इसमें मेरा क्या कसूर है। मेरी वजह से तो नहीं हुआ ना वो रोड का हादसा। मोहम्मद अब सारी जिंदगी के लिए माजूर था। वो सिर्फ अपने बिस्तर पर उठ बैठ सकता था। उसको वॉशरूम तक मैं ले जाती, नहलाती, खाना खिलाती, उसकी हल्की वर्जिश करती। जितनी खिदमत कर सकती थी मैंने की। मोहम्मद की हालत में बेहतरी आने लगी,
लेकिन वो जिस्मानी तौर पर माजूर होने के साथ साथ ज़हनी तौर पर भी बहुत उकता गया। वो बहुत चिड़चिड़ा सा हो गया। मेरी नॉर्मल बात का जवाब भी उकता कर गुस्से से देता था। मैं उसकी हालत समझ सकती थी, क्योंकि एक जवान मर्द जब अपनी बीवी के सहारे पर आ जाए तो उसकी हालत ऐसे ही खराब होगी जैसे मोहम्मद की हो गई थी। अब मैं रोज मोहम्मद के अलग अलग मूड बर्दाश्त करने लगी और साथ ही उसकी वालिदा की जली कटी बातें भी। मेरे ससुर भी उनकी देखा देखी अजीब बातें करते कि नसीब अच्छे ना हुए हमारे बच्चे के। घर के हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे थे। मोहम्मद बिस्तर पर पड़ा था, वो भी तकलीफ में था कि अल्लाह ने कैसी आजमाइश में डाल दिया। मैंने घर के हालात देखते हुए फैसला किया कि अब मैं नौकरी करूंगी और इस घर को चलाऊंगी। इस बारे में मैंने मोहम्मद से बात की। वो मना करने लगा कि तुम कैसे बाहर इस दुनिया का मुकाबला करोगी। मैंने कहा, मोहम्मद, तुम्हारी दवाइयों के लिए पैसे चाहिए। तुम्हारे वालिदैन उस उम्र में हैं कि वो अब कमा नहीं सकते, तो क्या करें हम सब? क्या ऐसे बैठे बैठे मनोसलवा का इंतजार करें? मुझे कुछ तो करना होगा ना, और इसमें तुम्हारी इजाजत लाजमी है। वो घबरा सा गया, कहने लगा, सारा तुम सही कह रही हो, पर यार बाहर दुनिया बहुत नीच है। मैं परेशान हो रहा हूं कि अब मैं इस हाल में पड़ा हूं। मेरी बीवी बाहर निकलेगी, कमाएगी, हम सबको खिलाएगी, तो तुम कब तक मेरे साथ ऐसे जुड़ी रहोगी? आखिर किसी दिन तुम्हें कोई मर्द अपनी शरीके हयात बना कर ले जाएगा और मोहम्मद यहां ऐसे ही पड़ा रहेगा। बस उस वक्त को सोच के कांपता हूं कि कैसे अपनी भोली सी, मासूम सी, हसीन सी सारा को बाहर इस गंदी दुनिया के सुपुर्द कर दूं। मैंने मोहम्मद को बहुत तसल्ली दी कि तुम मेरे शौहर हो, मेरे वो शौहर जो मुझसे हमेशा प्यार करते रहे, मुझे लाड देते रहे। अब मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकती? मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हें तुम्हारी सारा कभी धोखा नहीं देगी। ये बात सुनकर उसने गहरा सांस लिया और मेरी आंखों में आंखें डालकर एक यकीन से देखने लगा कि अब मैं सिर्फ तुम्हारे सहारे हूं। मुझे मत छोड़ना प्लीज। ये बात बताते बताते सारा मुकम्मल तौर पर माजी में डूब चुकी थी। अब वो बेख्तियार रोने लगी। मैंने जल्दी से पानी का ग्लास आगे किया और टिश्यू दिया कि ये लो, अपने आंसू साफ करो और पानी पीकर खुद को रिलैक्स करो। मैंने उसे हौसला दिया कि तुम बहुत बहादुर लड़की हो। तुम जैसी लड़कियां बहुत कम हैं इस माशरे में। वो हंस पड़ी। नजम, लड़की नहीं औरत बोलो। हम दोनों मुस्कुरा पड़े। जब वो थोड़ी बेहतर हो गई तो मैंने कहा, आगे क्या हुआ? वो बोली, बस फिर वही प्रैक्टिकल जिंदगी का आगाज हुआ। जिंदगी होती क्या है, ये दुनिया, ये लोग कैसे हैं, ये सब इस प्रैक्टिकल जिंदगी में आने के बाद पता चला। मैंने अपनी सीवी बनवा कर हर जगह फैला दी। एक छोटे से ऑफिस से जॉब के लिए कॉल आई, वहां चल दी। सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बना, सबको खिलाकर ऑफिस पहुंचते। ऑफिस का सख्त माहौल देखकर घबरा गई। बहुत हिम्मत करके काम सीखा, हर तरह के इंसान को फेस किया। हमारे घर के हालात बेहतर हो गए।
लेकिन कुछ वक्त बाद ऑफिस में बॉस ने मुझे जलील करना शुरू कर दिया। वो गलत ताल्लुक चाहता था। मैंने इनकार किया तो मुझे जलील करने पर आ गया। मोहम्मद को ये सब शेयर नहीं कर सकती थी क्योंकि वो मेरा शौहर था और अब तो एक जख्मी शेर था। क्या कर लेता मेरे लिए। मैंने वो ऑफिस खामोशी से छोड़ दिया और फिर दर बदर नई जॉब के लिए धक्के खाती रही। 1 साल से ज्यादा का तजुर्बा था। फिर एक और जगह जॉब मिली। कुछ हफ्ते ही मैंने सुकून की सांस ली होगी। मेरे लिए एक और कड़ा इम्तिहान शुरू हो गया। वहां पिछले ऑफिस से ज्यादा घटिया बॉस और कोलीग्स थे। जिसका जैसे बस चला मुझ पर लाइन मारी। मुझे लोगों से नफरत होने लगी। सारे वहशी मालूम हुए। वो ऑफिस भी छोड़ दिया। फिर मुझे एहसास हुआ कि जब सबको पता चलता है ना कि मेरा शौहर माजूर है तो वो मुझको अपनी प्रॉपर्टी समझने लगते हैं। फिर मैंने ये अहद किया कि अब आइंदा जहां भी जाऊंगी खुद को शादीशुदा ही जाहिर नहीं करूंगी। इसलिए यहां किसी को नहीं बताया कि अब किस पोजीशन में हूं। लेकिन अब यहां भी मैं देख रही हूं कि मेरे बॉस ने कई बार ट्राई की है लेकिन मेरी तरफ से उसे कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। अब देखो कब तक वो ये बर्दाश्त करता है, क्योंकि जिस दिन उसकी बर्दाश्त खत्म हो गई उसने भी पिछले तमाम लोगों की तरह मुझे खरी खरी सुना देनी है और मैं फिर से किसी नए ऑफिस की तलाश में निकल पड़ूंगी। क्योंकि रिस्क तो मैंने कमाना है ना, और वो भी हलाल रिस्क। क्योंकि मैं अपने शौहर से वफादारी का वादा करके निकली थी। तो अब देखो कि कितने दिन यहां टिकती हूं। वो अपने आंसू साफ करके नीचे मुंह करके अपना काम करने लगी और मैं हैरत के समंदर में डूबा उसे तकता रह गया कि कितनी अजीम औरत है वो, जो इतनी हसीन होने के बावजूद अपने किरदार को, अपनी वफा को नहीं छोड़ रही। एक माजूर शौहर और बूढ़े सास ससुर का बोझ उठाए फिर रही है और किसी को अपना दुख भी नहीं बता पा रही। मैंने उसकी शराफत पर एक ठंडी आह भरी। ये देखकर वो कहने लगी, क्या हुआ, तुम्हें भी परेशान कर दिया है ना मैंने। प्लीज मेरी ये कहानी ऑफिस में किसी से डिस्कस ना करना। नहीं, बेफिक्र हो जाओ। मैं खुद से दिल ही दिल में बात करने लगा कि हम कितने घटिया लोग हैं, और खासकर वो तमाम मर्द जो बाहर निकली हुई और जॉब करने वाली औरत को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं। हमें एहसास तक नहीं है कि कौन किस मुसीबत में फंसा हुआ है, किस पर क्या बीत गई है, कौन किस मजबूरी में बाहर निकला हुआ है। हमें कोई अंदाजा नहीं कौन अपनी जंग कैसे लड़ रहा है। हमें कुछ मालूम नहीं। लेकिन हम हर बाहर निकलने वाली औरत को अपनी मलकियत समझने लग जाते हैं और उसको पाने की हर मुमकिन कोशिश करने लगते हैं, चाहे हमारी इन हरकतों से उस बेचारी को कितना नुकसान ही क्यों ना पहुंचे। अब मैंने भी तो दिल में उसे अपनाने का फैसला किया था। उसकी ये बातें सुनकर मैं दिल में खुद ही शर्मिंदा हो गया कि इतनी बड़ी बात के बाद मैं उसे हरगिज ये बात नहीं कर सकता, क्योंकि रहा सहा मैं एक ही मर्द बचा हूं उसकी नजर में, जिसने कभी उसे ये वाली तकलीफ नहीं दी। हमारे मुआशरे में खवातीन के लिए हैरासमेंट बहुत बढ़ गई है। मैं ये नहीं कहता कि
किसी को नेक और हलाल मकसद के लिए प्रपोज ना करें। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो लड़कियां आपको खामोश, शरीफ और अपने काम से काम रखने वाली मिलती हैं, तो खुदारा उनको अपने हाल पर खुश रहने दें। जो अपनी इज्जत खुद ही बेचना चाहती हैं, उनसे अगर आप दिल लगी करते हैं तो करें, ये आपका और खुदा का मामला है। लेकिन जो लड़कियां और औरतें अपनी इज्जत नीलाम नहीं करना चाहती, खुदारा उनकी जिंदगी में मजीद परेशानी मत लाएं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूं कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर किया करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलीजा कमल को इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।